अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में है। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव देखा था कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव में ऑर्डर की क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आज हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट का पर्सपेक्टिव है। जो आपके कोर्स में कॉन्फ्लिक्ट का सारा पोर्शन है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू कवर होगा। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की मैं डेफिनेशन बता देती हूँ कि ये एक मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन होती है। मैक्रो और माइक्रो में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिफरेंस बताया था कि अगर हम किसी ब्रॉड वे से, किसी भी ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ किसी चीज़ को देखें तो वो मैक्रो लेवल होगा, और किसी मिनिमम और माइक्रो और क्लोजअप फोकस के साथ देखें तो वो माइक्रो लेवल होगा। तो जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या कह रही हैं, उनकी ये जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं उनका मानना ये है कि जो सोसाइटी है इसके पार्ट्स में आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट है। इसके जो पार्ट्स हैं वो आपस में एक अखाड़े के खेल के मैदान में हैं। वहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ पे कोई इक्वालिटी नाम की चीज़ नहीं है, कोई इक्विटी नहीं है। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से जो दोनों पार्टीज़ हैं उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से सोसाइटी में कंपटीशन बढ़ जाता है। सोसाइटी में जो हमारे सोशल इवल्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में आप भी जानते होंगे, सबसे पहले हीगल ने काम किया था, हीगल के बाद कार्ल मार्क्स ने बहुत काम किया, इसके बाद फर्दर मेरेंटिनो ने काम किया, और बहुत से सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस पर्सपेक्टिव में या इस जो पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते थे उन्होंने काफ़ी इससे रिलेटेड थेरीज दी हैं। इधर सबसे पहले आपको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का बताया जा रहा है कि इनका जो मेन जो इसकी असम्पशंस हैं, जो फंडामेंटल इसके पर्सपेक्टिव्स के जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के जो फंडामेंटल्स हैं उनमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहले ये है तो ये फंक्शनलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये इसलिए ऑपोजिट है क्योंकि वो कहते हैं, फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी है, स्टेबिलिटी है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं कि सोसाइटी में कंपटीशन है, रेस है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है। माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। रेस स्टेटमेंट एंड हॉस्टिलिटी आर कांस्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ये मैंने बताया है कि इनके मुताबिक जब आप कंपटीशन किसी भी दो पार्टीज़ में रख देते हैं तो उनमें ओपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे के उनमें दावत शुरू हो जाती है, उनमें दुश्मनी शुरू हो जाती है, उनमें कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। पावर डिफरेंसेस होते हैं सोशल क्लासेस में, जैसे जो हमारी सोशल क्लासेस हैं, अगर हम देखें तो अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। उनके दरमियान जो पावर डिफरेंस होता है वो मेन एजेंडा पावर का होता है। और पावर कैसे आती है? जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं, पावर वहाँ से आती है। इसका जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप था वो फाइट कर रहे थे सोसाइटी में रिसोर्सेज पे। ये कार्ल मार्क्स ने बेसिकली सबसे पहले इस पे काम किया था कि हमारी सोसाइटी में जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें दो क्लासेस हैं, एक बोर्जुआज हैं, एक प्रोलिटेट्स हैं। जो बोर्जुआज हैं उसने उसको एलीट क्लास का नाम दिया था, और जो प्रोलिटेट्स हैं वो पुअर क्लासेस हैं। बोर्जुआस जो हैं वो सारी फैक्ट्रीज और सारे रिसोर्सेज के मालिक हैं। जो मेन प्रॉफिट का मेन जो शेयर होता है वो बोर्जुआस के पास जाता है, और वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रोलिटेट्स को, और प्रोलिटेट्स के पास क्योंकि शेयर कम जा रहा है तो उन्हें ये आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस शुरू हो जाती है कि उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। इंटरेस्ट ग्रुप का बताया जा रहा है कि इसमें वो फाइट करते हैं अपने एडवांटेजेस पे, अपने प्रॉफिट्स पे। जब भी किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में जब प्रॉफिट होता है तो उसका बड़ा जो शेयर होता है वो इंडस्ट्री के ओनर के पास जाता है। क्योंकि जो इंडस्ट्री के जो होंगे, जो इंडस्ट्री के जो वर्कर्स होंगे उनके पास कम शेयर इसलिए जाता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट आपको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का बताया जा रहा है कि जो कंपटीशन होता है वो सोसाइटी में बैलेंस को खो देता है, जिसकी वजह से जो डोमिनेंट ग्रुप होता है वो सोसाइटी को कंट्रोल करता है, और जो स्टेबिलिटी होती है इसमें जो कंट्रोल और स्टेबिलिटी होती है वो पावर के ज़रिए से कंट्रोल की जाती है। जैसे मैंने आपको इंडस्ट्रीज में भी बताया है। अमाद और आईफोन जिसका भी है प्लीज़ अपना माइक्रोफोन ऑफ करें।
कंपटीशन की वजह से जो सोसाइटी के डोमिनेंट ग्रुप होते हैं उसमें कंट्रोल और स्टेबिलिटी पावर के थ्रू वो इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जिसके पास पावर होती है, क्योंकि जिसके पास पावर होगी वही सोसाइटी को कंट्रोल कर सकेगा, उसी के पास स्टेबिलिटी का भी जो मेन एजेंडा होगा उसी के पास होगा, सारे इख्तियारात उसी को दे दिए जाएंगे। कन्फ्लिक्ट थ्योरी का मार्क्सिज्म के साथ बताया जा रहा है क्या रिलेशन है। जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है उसके मुताबिक जो पावर है वो कोर है, वो मेन हब है सोशल रिलेशनशिप्स का। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरा और आपका रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट का है, तो जो टीचर पावर है इसमें टीचर के पास है, टीचर आपको मार्क्स दे सकता है, आपको पास या फेल कर सकता है। तो वो कह रहा है कि जो पावर है, जिसके पास पावर जिसके हाथ में होती है, वो रिलेशनशिप को वैसे ही वो रिलेशनशिप को आगे ग्रो करवा रहा होता है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहूँ, तो मुझे पता है कि मैंने स्ट्रिक्ट रहना है, तो मुझे आप कभी भी इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकेंगे कि मैं अपना बिहेवियर या अपना एटीट्यूड चेंज कर सकूं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टीचर है या कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चेंज करवाना चाह रहे हैं, लेकिन जिसके पास ये पावर होती है उसी के पास ये सारे इख्तियारात होते हैं। और मार्क्सिज्म के मुताबिक जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो पावर के ज़रिए से इकनॉमिकल जो हमारी फील्ड है उसमें वो गेन की जाती है। कार्ल मार्क्स ने सोशल रिलेशंस पे काम नहीं किया था, उसने सिर्फ जो हमारे इकनॉमिकल फील्ड है उसका बताया था कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें दो जो ग्रुप्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक बोर्जुआज हैं, एक प्रोलिटेट्स हैं, और दोनों में एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आपस में कन्फ्लिक्ट आ रहा है। इसमें इसने कैरेक्टराइज किया है कि जो इकोनॉमिकल स्ट्रगल थी हैव और हैव नॉट्स के दरमियान, उस पर सेंट्रलाइज्ड ये उसका मेन हब था। जो मार्क्स था उसमें और कन्फ्लिक्ट थ्योरी में सिर्फ ये डिफरेंस है कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो कह रही है कि पावर सोशल रिलेशनशिप्स के दरमियान है, और जो कार्ल मार्क्स है, जो मार्क्सिज्म है, वो कह रहे हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, ये पावर है, ये सोशल रिलेशन में नहीं बल्कि इकोनॉमिकल फील्ड में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी फैक्ट्रीज़ में है। डिफरेंस ये है कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी ने सोशल रिलेशनशिप में पावर को डिफ़ाइन किया था, और कार्ल मार्क्स ने या मार्क्सिज्म ने उसी सोशल कन्फ्लिक्ट को अपनी इकोनॉमिकल फील्ड में डिफ़ाइन किया था। सबसे पहले कार्ल मार्क्स का बताया जा रहा है कि ये ह्यूमनिस्ट था। इसका बताया जा रहा है कि ये ऑल इंडिविजुअल्स को उस सोशल ह्यूमन पोटेंशियल के तक पहुंचाना चाहता था। वो ये चाहता था कि सोसाइटी में कोई भी अपर या मिडल या लोअर क्लास ना हो, बल्कि हर किसी को इक्वल राइट्स मिले। इंसान को, क्योंकि जब एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी तो इंसान की जो आइसोलेशन थी उसकी बढ़ती जा रही थी, तो उसका जो मेन एजेंडा था वो यही था कि इंसान अपनी जो प्रोडक्ट्स वो बना रहा है उससे उसका रिलेशनशिप होना चाहिए, अपने कंपेनियंस जिनके साथ वो काम कर रहा है उसके साथ उसका, अपने कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, अपने ओनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इस वजह से उसका जो मेन एजेंडा था वो यही था कि इंसान को अपने ह्यूमन पोटेंशियल को पहचानना चाहिए। जो ज़्यादा प्रॉफिट है, जो ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं उनके पास जाना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि ये बिलीव करता था कि ये जो ह्यूमन हिस्ट्री है, इन्होंने खुद ये जो ह्यूमन हिस्ट्री है ये इंसान की पैदा करता है, इंसान ने मेहनत के साथ ये हिस्ट्री बनाई है, और इंसान जो ज़्यादा काम कर रहा है उसे उसके ज़्यादा पोटेंशियल के साथ उसे ज़्यादा वेजेस भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो मटेरियल प्रोडक्शन थी इनकी डिवीजन ऑफ लेबर हो रही थी। नेक्स्ट जो था वो इकोनॉमिकल सोशल क्लासेस हो रही थी, और सोशल क्लासेस के बाद क्लास स्ट्रगल हो रही थी। ये एक जिन लोगों ने सोशियोलॉजी में बैकग्राउंड में थेरीज पढ़ी हुई हैं उनको पता होगा कि कार्ल मार्क्स ने जो थेरी दी थी इसमें इसने बताया था कि कैसे जो बोर्जुआज हैं वो प्रोलिटेट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनमें अवेयरनेस आती है तो वो एक क्लास बन जाते हैं, फिर वो स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद आपके पास कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्टेज आ जाती है कि जहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो अपर क्लास के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसने उसका नाम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का नाम दिया था। और लास्ट पे जो स्टेज होती है वो सोशलिस्ट स्टेज होती है, और सोशलिस्ट स्टेज में
हर किसी को एक जैसे राइट्स मिलते हैं। अपना प्लीज माइक ऑफ करें, नहीं तो मैं आपको क्लास से एग्जिट करवा दूंगी। इसमें जो मटेरियल आइडियाज थे उसमें और स्ट्रक्चरल और कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूडेड थे। मार्क्स नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो सोसाइटीज उसके दो क्लास सिस्टम थे। इसके दो सिस्टम थे, जो बोर्जुआस थे वो ओनर्स थे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस के ओनर थे, जो प्रोलिटेट्स थे वो वर्कर्स थे। ये थेरीज आपने पहले भी पढ़ी होंगी। ये कार्ल मार्क्स ने हमारे जो सोशल सिस्टम है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक वो जो ओनर्स थे इसको उसने बोर्जुआस का नाम दिया है, और जो वर्कर्स थे इसने उसको प्रोलिटेट्स का नाम दिया। नेक्स्ट कार्ल मार्क्स का बताया जा रहा है कि जो क्लास डिफरेंस था इसके साथ इसने कहा था कि बहुत कुछ हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। इसने इसके साथ काम किया भी था। इस ये क्लास स्ट्रगल और क्लास डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए इसने बहुत काम किया था। इसमें इसने जो अपनी आपकी ये थी कि जो सारी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट के अंडर होगी, और उसका जो शेयर होगा वो हर किसी के पास इक्वल जाएगा जो भी प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन बताया जा रहा है कि जो एक्सप्लॉयटेशन आया था, जो कॉन्शियसनेस आई थी उसकी वजह से कम्युनिज्म आया था, और कम्युनिज्म के बाद क्लास स्ट्रगल शुरू हुई थी। जब क्लास स्ट्रगल की बारी आती है तो लास्ट पे वो कहता है कि कम्युनिज्म या सोशलिस्ट सिस्टम आता है। कम्युनिज्म सिस्टम में वो ये कह रहा है कि जो सारी प्रॉपर्टीज होंगी उस पर सब एक एक सबका एक जितना राइट होगा। जो इसका मेन आइडिया होता है कम्युनिज्म का वो ये था कि इसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की लास्ट स्टेज दी थी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो स्टेज होगी जिसमें हर किसी के पास शेयर का, प्रॉफिट का, इंडस्ट्री का इक्वल राइट होगा, इक्वल शेयर होगा। नेक्स्ट मैक्स वेबर का बताया जा रहा है कि मैक्स वेबर ने डिफाइन किया था पावर को अपने आइडियाज़ में, कि जिसके पास जितने पावरफुल आइडियाज़ होते हैं उसके जो पर्पसेस होते हैं, उसका जो लाइफ का एक मेन एजेंडा होता है, ये लाइफ की जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें भी वो इतना ही पावरफुल होता है। मैक्स वेबर ने पावर को डिफाइन किया था कि ये वो एबिलिटी है जिससे जो हम किसी भी दूसरे इंसान पे इम्पोज कर सकते हैं, हम इंसान पे थोप कर सकते हैं। ये उसके साथ इसने बहुत से ऑब्जेक्ट्स को भी जोड़ा था। इसने अब पावर की डिफरेंट टाइप्स बताई थी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसने अथॉरिटी की बात की हुई है, अथॉरिटी की डेफिनेशन दी है कि ये एक वो पावर की शक्ल है जो लेजिटिमेट है, जो लीगल है। इसमें इसने बताया हुआ था कि ये हम रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ अगर पावर करें तो ये हमारी अथॉरिटी कहलाएगी। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और अथॉरिटी होते हैं वो हमारे कन्फ्लिक्ट, जो हमारा सोशल कन्फ्लिक्ट होता है वो हमारा कन्फ्लिक्ट सोशल कन्फ्लिक्ट पे बेस करता है। लेकिन फिर इसने बाद में बताया था कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो अथॉरिटी आती है इससे जो कन्फ्लिक्ट आता है उसको अवॉइड कर देना चाहिए। अथॉरिटी की वजह से जो हम रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी होती है उसको हम लेजिटिमेट अथॉरिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट मैक्स वेबर का बताया जा रहा है कि ये कार्ल मार्क्स से इसके आइडियाज़ बिल्कुल मिलते थे। कार्ल मार्क्स ने कहा था जो कन्फ्लिक्ट है वो हमारे इकोनॉमिकल फील्ड में है, लेकिन मैक्स वेबर ने कहा था जो कन्फ्लिक्ट है वो हमारे किस में है, हमारे कन्फ्लिक्ट हमारे आइडियाज़ में है। क्योंकि कन्फ्लिक्ट जब आइडियाज़ में होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने वो उसी कन्फ्लिक्ट को हम अपनी सोसाइटी में लेके आते हैं, वही कन्फ्लिक्ट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट फिर मैक्स वेबर का बताया जा रहा है कि इसने टू फैक्टर्स पे बिलीव किया था। सबसे पहले सोशल प्रेस्टीज या स्टेटस पे, और सेकंड नंबर पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। सोशल प्रेस्टीज की बात की थी कि जब आपके पास कोई भी आप में से पुअर होता है या उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं, तो उसके पास सोशल प्रेस्टीज जो होता है, जो सोशल स्टेटस होता है वो भी कम होता है। जैसे मदर टेरेसा का बताया है। इधर इसने एग्जांपल दिया है, समवन कुड बी पुअर एंड स्टिल होल्ड अ
lot of power। जैसे फॉर एग्जांपल कायदे आज़म थे, कायदे आज़म के पास सिर्फ वो मुसलमानों के लीडर थे, क्योंकि मुसलमान स्ट्रेंथ में स्टार्ट में इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी ना उनके पास इतने रिसोर्सेज थे, ना वो इतना किसी एलीट क्लास से फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत पावरफुल थे। मदर टेरेसा का बताया हुआ है कि मदर टेरेसा भी ऐसे ही थी कि जो लोग ज़्यादा अमीर नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका सोशल इन्फ्लुएंस या सोशल जो प्रेस्टीज होता है वो पावरफुल होता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का बताया जाता है कि पॉलिटिशियंस वो होते हैं जिनके पास ग्रेट पावर होती है, इनके पास अथॉरिटी होती है, इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन इनके पास ये जो सैलरी होती हैं ये ज़्यादा वो अर्न नहीं करते। ये उसने उस टाइम में बताया था जब इसने ये थ्योरी दी थी। लेकिन आजकल अगर हम देखें कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, सोशल प्रेस्टीज भी ज़्यादा होता है। मैक्स वेबर ने फिर बात की थी कि जो लोग होते हैं पावर के साथ वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो पावर होती है वो उनको क्योंकि उनके पास पावरफुल रिसोर्सेज होती हैं, उनके पास किसी भी इंसान को कंट्रोल करने की अथॉरिटी होती है, तो वो उस पावर के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। इसने थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की टाइप्स बताई थी। रैशनल लीगल है, ट्रेडिशनल है, क्रिस्मेटिक है। रैशनल लीगल वो अथॉरिटी होती है जो हमें लिजिटमेट तरीके से, हमें किसी रैशनल तरीके से, लीगल तरीके से मिलती है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, हमारे पास रैशनल लीगल अथॉरिटी है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो होती है जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन चलती आती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है हमारी सोसाइटी, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इसमें जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है वो फादर के पास होती है। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी वो होती है वो किसी भी इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा होती है। ये इंसान कभी भी अथॉरिटी खुद सीखता नहीं है, कोई भी एबिलिटी या कोई सर्टिफिकेट नहीं लेता, बल्कि ये एबिलिटी, ये जो पावर होती है ये अल्लाह ताला की तरफ से बाय बर्थ उसको दी जाती है। उसको हम, ऐसे इंसान को हम क्रिस्मा कहते हैं और क्रिस्मेटिक अथॉरिटी का नाम दिया जाता है इसको। नेक्स्ट और सिंबल का बताया जा रहा है कि ये जो थे इन्होंने डेवलप किया था मैथमेटिकल तरीका, मैथमेटिक्स और सोसाइटी में डेवलप किया था। कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स इन्होंने दी थी अबाउट ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ये डिसएग्री थे, कार्ल मार्क्स थे कि सोशल क्लासेस जो होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं। इन्होंने डिफरेंसेस बताया था पावर में और ओपिनियन में, कि हर ग्रुप्स के साथ जो डिफरेंसेस होते हैं वो पावर से रिलेटेड जुड़े होते हैं। जैसे एलीट क्लास की अपनी पावर होती है, मिडिल क्लास की अपनी पावर होती है और पुअर क्लास की अपनी पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताया जा रहा है, मोहम्मद हमाद को अलाउ कर लें। वकास, आप लोगों को कुछ शर्म आती है? ये आप लोगों का लेवल है ये मैं बात करूं? आपको नहीं पता ये रिकॉर्डिंग हो रही है? और वो अपना आईफोन, वो आईफोन कह रही हूँ, माइक्रोफोन कितनी दफ़ा मैंने उसे कहा ये बंद कर लो, फिर वो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। सॉरी, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करूँगी अपनी क्लास में आना। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर ओपन करूँ। या तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूँगी, एक मिनट, या तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूँगी या फिर मैं ये ऐसे लेक्चर लूँगी, फिर बाद में मैं रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये अब जो कुछ मैं बोल रही हूँ ना ये आपको वीडियो में भी साथ ही मिलेगा। जॉर्ज सिमल का बताया जा रहा है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसने जो ऑर्गेनिक अथॉरिटी हमारी जो थ्योरी है इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसने कहा था कि जो हमारी पावर है वो हमारी ट्रेडिशनल नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी टू सोसाइटी ये वेरी करती है। इसने ये सोसाइटी का बताया था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इसे हम सोसाइटी में देखते हैं कि वो कैसे अपने रिलेशनशिप को, अपने इंटरेक्शन को सम अप करते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो रिलेशनशिप के दरमियान था, लीडर्स और फॉलोअर्स के दरमियान था, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के दरमियान था। इसने सबॉर्डिनेट उन लोगों को नाम दिया था जिनको सुपर ऑर्डिनेट
फंक्शन करवाते हैं, जिनसे फंक्शन करवाते हैं, ये सुपर ऑर्डिनेट और सबॉर्डिनेट वो थे। ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का नाम दिया था कि जो सबॉर्डिनेट हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा सुपर ऑर्डिनेट के थ्रू, और जो सुपर ऑर्डिनेट होंगे वो अपनी अथॉरिटी के मुताबिक, अपनी एबिलिटी के मुताबिक उनसे काम करवाएंगे। तो जो सबॉर्डिनेट और सुपर ऑर्डिनेट का रिलेशनशिप इसने बताया था कि ये रेसिप्रोकल होता है। फिर नेक्स्ट बताया जाए कि जो जॉर्ज सिमल था, इन्होंने एक्शंस पे काम किया था, सीक्रेसी पे काम किया था कि लोगों के जो सीक्रेट्स होते हैं, जो उन्होंने अपनी सोशल पोजीशन या सोशल पावर में रखे हुए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर है या स्टूडेंट है, किसी का भी कोई सोशल स्टेटस है, तो हर इंसान से कोई ना कोई गलती हो जाती है। वो जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिशियन है, उसने कभी करप्शन की है, ये उसका सीक्रेट होगा। अगर कोई टीचर है, टीचर से अगर किसी भी स्टूडेंट की मार्किंग ठीक नहीं हुई, टीचर की गलती की वजह से उसकी मार्किंग कम हुई है, उसको मार्क्स कम मिले हैं, तो ये टीचर का सीक्रेट होगा। इसने से सिक्रेसी का नाम दिया था कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो सीक्रेट्स और सिक्रेसी के अराउंड फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिशियन है तो उसकी करप्शन को छुपाने के लिए वो मुख्तलिफ लोगों का सहारा लेगा। उसमें आपके आईटी के लोग भी होंगे, उसमें उसके अपने कोलीग्स भी होंगे। ऐसे ग्रुप्स को इसने सीक्रेट सोसाइटीज़ या सीक्रेट ग्रुप्स का नाम दिया था। इसमें जो यूजुअली उसने ये कहा था कि जो कन्फ्लिक्ट होता है वो ग्रेटर सोसाइटीज़ में होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिशियन है, उसने किसी से करप्शन करवाई है, उसने उस बात को छुपा लिया है, गवर्नमेंट चेंज होती है, अब जो उसके कुलीग्स थे या जो उसने अपने आईटी के बंदे हायर किए थे, वो अब गवर्नमेंट के साथ मिल के उसके किसी सीक्रेट को रिवील करना चाहें, जैसे अभी नून लीग के साथ कोई करना चाह रहा है, तो ये सोसाइटीज़ में फिर कन्फ्लिक्ट आ जाता है। फिर वो जो इसने अपने पुराने लीडर और नया लीडर होता है, उनके दरमियान आपस में रिसोर्सेज पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसमें फिर इसने हायरार्की का बताया था कि सबॉर्डिनेट और सुपरऑर्डिनेट्स में कैसे जो पावर होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो एक हायरार्की के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट मॉडर्न कन्फ्लिक्ट थ्योरी का बताया गया है कि मॉडर्न कन्फ्लिक्ट थ्योरी, सबसे पहले आपने कार्ल मार्क्स पढ़ा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था ये जो कन्फ्लिक्ट है ये हमारे इकोनॉमिकल इंडस्ट्री में हमारे रिसोर्सेज पे कन्फ्लिक्ट है। बोर्जोइस और प्रोलिटेरियट्स हैं, इनके दरमियान प्रॉफिट के शेयर पे कन्फ्लिक्ट है। फिर मैक्स वेबर ने बताया था कि ये कन्फ्लिक्ट हमारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज पे नहीं है, बल्कि ये कन्फ्लिक्ट हमारे आइडियाज़ में है। जैसे ही हमारे आइडियाज़ में कन्फ्लिक्ट होता है, वैसे ही हम उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शो करते हैं। फिर सिमल ने बताया था कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये सबॉर्डिनेट और सुपर ऑर्डिनेट में होता है। इन्होंने ये बताया हुआ था, ये क्लासिकल कॉन्फ्लिक्ट थेरीज थी। जो आपकी थी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट थेरी, उनमें से कोसर इंक्लूडेड थे और डेरेंडॉर्फ इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट आपको कोसर का बताया जा रहा है कि इसने डिफ़ाइन किया था कन्फ्लिक्ट को कि ये एक स्ट्रगल होती है वैल्यूज़ के ऊपर, और जो हमारे स्टेटसेस होते हैं उन पे हम क्लेम करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक टीचर का स्टेटस है, तो क्योंकि मेरे पास पावर है आप लोगों को मार्क्स देने की, तो मैं उस अथॉरिटी पे, उस पावर पे क्लेम कर रही होंगी। जो पावर और रिसोर्सेज हैं, वो इसने बताया था कि उनका जो मेन एजेंडा होता है, मेन जो उनका एम होता है, वो होता है कि वो अपने दुश्मनों को न्यूट्रलाइज कर सकें, लाइफ में कन्फ्लिक्ट आ सके। आईफोन किसका है? तो आपको बेटा मैंने किस ज़बान में समझाया है कि इसका माइक्रोफोन ऑफ करें? नेक्स्ट फिर कह रहा है कि जब कन्फ्लिक्ट आता है हमारे दरमियान स्ट्रगल या पावर के ऊपर, तो हमारे जो ओपोनेंट्स होते हैं वो उनकी न्यूट्रलाइजेशन होती है। हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, वो इंजर्ड होते हैं। इसमें फिर राइवल्स का एलिमेंट आ जाता है। इसको इसने एलिमिनेट यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन अगर इसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें,
तो जो कन्फ्लिक्ट की मेन वजह होती है वो कंपटीशन होता है। जब भी किसी दो फ्रेंड्स के दरमियान, दो सिबलिंग्स के दरमियान जब भी कंपटीशन आता है तो उसके साथ उनके वो आपस में एक दूसरे के राइवल्स बन जाते हैं, एक दूसरे को एक फीलिंग्स को इंजर करते हैं, उनमें जो दुश्मनी होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन मिलती है। नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट का बताया जा रहा है कि ये इंटर ग्रुप्स और इंट्रा ग्रुप्स के दरमियान होता है हमारी सोशल लाइफ में। इसने नेक्स्ट इसको बताया हुआ है कि जो कन्फ्लिक्ट होता है ये रिलेशनशिप के दरमियान है, ये नेसेसरी नहीं है कि ये इंस्टेबिलिटी का एक साइन हो। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कन्फ्लिक्ट का आपके दो भाइयों में भी कभी ना कभी कन्फ्लिक्ट आ जाता है, लेकिन वो कहता है कि क्योंकि रिलेशनशिप इतने स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, इंटर ग्रुप वो होता है जिसका हम मेंबर होते हैं, जैसे हम अपनी फैमिली का मेंबर हैं तो ये हमारा इंटर ग्रुप कहलाएगा। और इंट्रा ग्रुप वो होता है जो हमारे ऑपोजिट होता है, उसको हम इंट्रा ग्रुप का नाम देते हैं। कन्फ्लिक्ट वो कह रहा है कि इसके सेवरल फंक्शंस होते हैं, कि जैसे ऑर्डर सोसाइटी को रन करने के लिए ज़रूरी होता है, ऐसे ही कन्फ्लिक्ट भी सोसाइटी को रन करने के लिए ज़रूरी है। वो कह रहा है कि अगर कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, कन्फ्लिक्ट को हम सोसाइटी से बिल्कुल रिमूव कर दें, तो हमारी सोसाइटी बिल्कुल एक ऐसे पानी की तरह हो जाएगी जो एक समंदर में खड़ा होगा, जिसमें कभी भी मूवमेंट नहीं आएगी। और समंदर में खड़ा हुआ पानी आपको पता है कि वो कभी भी लाइफ को जनरेट नहीं कर सकता, वो कभी भी लाइफ के लिए हेल्दी नहीं हो सकता। फिर इसने कहा था कि जब कन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें हमारा सोशल चेंज आता है, ये हमारे इनोवेशंस को स्टिमुलेट करता है। जब कन्फ्लिक्ट आता है तो हमारी जो इनोवेटिव एबिलिटीज़ होती हैं हम उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इसमें जो टाइम होता है वो वार थ्रेट होता है, जो कि इंक्रीज़ करता है हमारी सेंट्रल पावर को। इसने 6 प्रोपोजिशन कन्फ्लिक्ट के थ्रू फंक्शंस की एक्सप्लोर की थी। इसमें जो थॉट्स और कन्फ्लिक्ट था उसमें बताया हुआ कि जो बाउंड्रीज होती हैं डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान, उनके दरमियान या तो यूनिटी भी इंडिविजुअल के दरमियान होती है जो डिटरमिन करती है कि उनकी पावर की जो बाउंड्रीज हैं वो कैसे डिफाइन की जाएंगी। नेक्स्ट डेरेंडॉफ का बताया जा रहा है कि इसने सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया था, कि ये हम फोर्स के साथ टॉप से लेके बॉटम तक हम अपने एक हायरार्की के साथ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हमारे पास पावर भी कम होती जाती है। फिर इसने बताया था कि जो बोर्जवाज और प्रोलिटेट्स हैं, जो अपर और लोअर क्लास है, इसमें जो टेंशन होती है, जो कन्फ्लिक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। इसमें जो एक्सट्रीम सोशल चेंज होता है वो होता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि जो हमारा बोर्जवाज हैं जब वो कम्युनिस्ट सिस्टम लेके आएंगे तो वो सोशल चेंज आएगा, उसमें जो रिसोर्सेज होंगे उन पे सबका इक्वल राइट होगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये जो कन्फ्लिक्ट होता है ये कभी भी कम नहीं हो सकता। हाँ, इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो हम कह लें कि शिद्दत होती है, ये कम या ज़्यादा हो जाती है। इसने ये फिर बताया हुआ है कि जो इसकी कंसेंसस के मुताबिक इसका जो कंसेंस होता है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होता है। फिर जो कन्फ्लिक्ट होता है वो जो टेम्परेरी होता है। सेकंड इसका जो मेन पॉइंट है, इसमें इसने ये बताया हुआ है, जैसे मैंने सोशल रिलेशंस में बात की थी, डेरेंडॉफ ने सोशल रिलेशंस को और जो सोशल हमारा स्टेटस है, इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट को डिफ़ाइन किया था कि हमारे सोशल स्टेटस का जैसा ही हमारे पास पावर होती है, तो सोशल रिलेशनशिप में भी वैसे ही पावर को हम यूज़ करते हैं। इसमें जो कन्फ्लिक्ट बताया जा रहा है वो टेम्परेरीली डिसअपियर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो कन्फ्लिक्ट होता है वो हमारे ब्लड रिलेशंस में होता है, और वो जो ब्लड रिलेशंस की एक अट्रैक्शन होती है वो इस कन्फ्लिक्ट को आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे थोड़ा रिमूव कर देती है, लेकिन फिर उस कन्फ्लिक्ट की वजह से वो जो रिलेशनशिप होता है वो डिस्टर्ब ज़रूर होता है। नेक्स्ट सी राइट मिल्स का बताया जा रहा है कि इसने काम किया था पावर के, जो इसका मेन सेंटर था, सब्जेक्ट मैटर था, वो पावर था। इसमें जो डायमेंशंस और इक्वालिटी की बताई थी, जैसे वेबर के मुताबिक वेबर ने अथॉरिटी के टाइप्स बताई थी, इसने उन्हीं अथॉरिटीज़ को इनइक्वालिटीज़ का नाम दिया था कि अगर किसी के पास क्रिस्मेटिक अथॉरिटी आती है
तो वो भी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अगर किसी के पास लीगल अथॉरिटी है तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और अगर हमारे पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी है तो उसके लिए भी हमारे पास हर किस्म की, हर इंडिविजुअल के पास एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी की लिमिट होनी चाहिए। इसने डायमेंशंस बताई थी इनइक्वालिटी की। फिर जो पावर को डिफ़ाइन किया था कि ये जो इंडिपेंडेंट होती है इकोनॉमिक क्लास से, ये हट के होती है। मतलब जो आपकी इकोनॉमिकल क्लासेस हैं, जो आपके बोर्जोइस और प्रोलेटारिएट्स हैं, वो इस पे डिपेंड नहीं करते आपकी पावर पे। सी राइट मिल्स के मुताबिक वो कह रहा है कि ये जो पावर है इसका जो मेन सेंटर होता है वो अथॉरिटी होती है। अगर किसी के पास ज़्यादा अथॉरिटी है तो वो सारे सिस्टम को चेंज करने की या कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्कर्स हैं, उनके पास ये पावर है कि वो काम करेंगे तो आगे प्रोडक्शन जाएगी, तो उनकी जो पावर है वो उस पर डिपेंड कर रहे हैं। उनका जो सोशल स्टेटस है वो उससे इंडिपेंडेंट है। इसने फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को बताया था कि ये जो इसकी जो डिफरेंट डायमेंशंस थे सी राइट मिल्स के, वो क्लोज़र थी मैक्स वेबर के कार्ल मार्क्स से, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो लोअर क्लास है, जो प्रोलिटेट्स हैं, उनके पास बिल्कुल पावर है ही नहीं है, लेकिन जो बोर्जुआज हैं उनके पास पावर है, इसलिए वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सी राइट मिल्स के जो आइडियाज़ थे वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो कहता था कि जो वर्कर्स के पास पावर है ना, वो एक दूसरे के साथ मिल के क्लास बना के अगर वो प्रोडक्शन को रोक देंगे तो फैक्ट्री कैसे रन करेगी। नेक्स्ट फिर इसने पावर एलीट का नाम दिया था कि जो पावर जिनके पास, जिनको जनरेशन टू जनरेशन पावर मिलती है, इसने उनको पावर एलीट का नाम दिया था। कह रहा कि ये एक रूलिंग क्लास में नहीं बल्कि पावर एलीट होती है। इसके जो डिफरेंसेस थे कार्ल मार्क्स और मिल्स में, इसमें जो मेन एजेंडा था वो यही पावर एलीट का था। इसने ट्रायंगल पावर दिया था, जैसे मिलिट्री है, इंडस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, वाइट कॉलर वर्कर्स हैं। अब आप देखें तो जो हमारी आर्मी है, जो ज़्यादातर हमारी पूरा पाकिस्तान है, इसको ज़्यादातर जो इसके मेन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो आर्मी के अंडर चल रहे होते हैं। उसके बाद इनके पास पावर, जो पावर होती है सबसे ज़्यादा आर्मी के पास होती है। उसके बाद ये सी राइट मिल्स कह रहा है, उसके बाद इंडस्ट्रियल जो हमारा इंडस्ट्रियल हमारा बैकग्राउंड है, जिनके पास जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, पावर उनके पास होती है। फिर पॉलिटिक्स आती हैं और फिर ये हमारे वाइट कॉलर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जिनके पास पावर होती है। ये इसने स्टेप बाय स्टेप पावर को डिफ़ाइन किया हुआ है कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट बताया हुआ है कि जो पावर है इसके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले अथॉरिटी है कि अगर हम पावर को जस्टिफिकेशन के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अगर हम ऑर्डर करवाएं, ये बिलीव करें कि ये एक वॉलंटरी ओबीडियंट होती है। इसमें हम जैसे ट्रैफिक, जो हमारा वार्डन है वो हमसे ट्रैफिक रूल्स पे हमें फॉलो करवा रहा है, तो उसमें हमारा वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है। अगर हम इनवॉलंटरी पार्टिसिपेशन करें तो हम ट्रैफिक रूल्स को बार बार तोड़ेंगे, और अगर हम बार बार तोड़ेंगे तो हमें चालान होगा। तो वो कह रहा है कि ये जो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होती है, जिसमें हम इंसान अपनी मर्ज़ी से पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारी अथॉरिटी कहलाती है। मैनिपुलेशन ये होती है कि जब हम किसी को ये जाने कि उसकी पावर को इग्नोर करते हुए हम अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल करें, हम उसको यूज़लेस समझें उसकी पावर को, तो ये हमारी मैनिपुलेशन होगी। कुरेशन का इसने बताया हुआ है कि ये फाइनल फॉर्म है पावर की। यहाँ पे क्या होता है कि जो पावरलेस होते हैं उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो ओबे करें। जैसे उसने अथॉरिटी में बताया था कि इसमें हमारा वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है, इसमें लोगों को रूल्स बता दिए जाते हैं, आगे उन्हें कहा जाता है कि ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना। लेकिन जो मैनिपुलेशन होती है, इसमें क्या होता है कि हम अगले इंसान को पावरलेस फील करते हैं। और लास्ट में क्या है कि जो हमारा जो पावर की फॉर्म है, उसमें क्या होता है कि हम अगले की पावर को बिल्कुल डिसोबे करते हुए, हम ओबे करते हुए लोगों को ये फोर्स करते हैं कि वो उसको हर हाल में फॉलो करें। कोलिनिस का लास्ट बताया जा रहा है कि ये जो पावर और स्टेटस होते हैं ये फंडामेंटल होते हैं हमारे सोशल रिलेशनशिप के लिए। इसने ये बिलीव किया था, इसका ये जो बिलीवर्स थे वो ये मानते थे कि जो हमारा हर ग्रुप है
वो अच्छे तरीके से परस्यू करना चाहता है, चाहे वो वेल्थ है, पावर है या प्रेस्टीज है। इसने ये कंक्लूड किया था कि हर इंसान के पास एबिलिटी होती है कि वो दूसरों के साथ बिहेव किए एक ख़ास तरीके से। इसमें हमारे जो प्राइमरी जो हमारा फैक्टर होता है वो हमारा कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट की वजह से हम अपने सर्टेन इंटरेस्ट को एक प्रायोरिटी पे रखते हुए हम लोगों को